गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है वो है ग्रेफाइट के ऊपर। ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देखा था। जो आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है वो बेसिकली तीन होते हैं। सबसे पहले डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट और तीसरा आपका क्या होता है? बक्की बॉल होता है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? ग्रेफाइट के बारे में देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पूरा तरह से डायमंड को अच्छी तरीके से खत्म किया था। डायमंड क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ उसके बारे में हमने देखा था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे। बात आता है सबसे पहला पॉइंट ग्रेफाइट में क्या जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रेफाइट में आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका ग्रेफाइट है ये एक एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का। सबसे पहला पॉइंट यही आना चाहिए, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान आना चाहिए? जो आपका ग्रेफाइट होता है वो ग्रे कलर का होता है। कैसा कलर का? ग्रे कलर का। इसी कारण से ग्रेफाइट को हम ग्रे सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ ग्रे सब्सटेंस। इट इज अ ग्रे सब्सटेंस। that means that means we can say that we can say that they are gray in color। ग्रे इन कलर। यहीं पे एक चीज ये भी बताते चले कहाँ पाया जाता है, नॉर्मल लाइफ में आप इसे कहाँ देख सकते हैं। जो आपका पेंसिल का लीड होता है, पेंसिल लीड जो होता है, पेंसिल का जो लीड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल लीड किसका बना होता है? मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल लीड किसका बना होता है? मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जो हमारा पेंसिल का लीड होता है वो ग्रे कलर का ही तो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो कैसा सब्सटेंस है? ग्रे सब्सटेंस है। इसका मतलब उसका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा डायमंड होता है वो लाइटर इन वेट होता है। किसके तुलना में? ग्रेफाइट की तुलना में। सॉरी, जो आपका ग्रेफाइट का वेट होता है वो लाइटर होता है। किसके तुलना में? डायमंड की तुलना में। ठीक है। द ग्रेफाइट the graphite is lighter than diamond। जो आपका ग्रेफाइट होता है वो डायमंड से क्या होता है? हल्का होता है। एंड एंड दे आर ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो सॉफ्ट। सॉफ्ट इन नेचर। और ये नेचर में कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है, थोड़ा सा मुलायम होता है। किसके तुलना में? डायमंड के तुलना में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसके बाद पूछेगा कि ग्रेफाइट के बारे में कुछ और बताइए। स्लिपरी होता है टच में। टच में कैसा होता है? स्लिपरी होता है, मतलब काफी ज्यादा चिकना होता है। ठीक है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज ऑल्सो स्लिपरी। स्लिपरी इन टच। छूने में बहुत चिकना महसूस होगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट के ऊपर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। जो आपका ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 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 इलेक्ट्रिसिटी। जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, फिर हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि पिछले केसेस का अगर आपको ध्यान होगा तो आप लोग को पता है कि जो हमारा डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है। किसका? करंट का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ना। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कौन सा गैस मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही केवल मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा ग्रेफाइट है वो भी किसका बना हुआ है? केवल और केवल कार्बन का ही बना हुआ है। when when we start to burn the graphite then only carbon dioxide gas is released which so that which so that which so that they are they are
मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। ये किसका बना है? केवल केवल कार्बन का ही बना हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? इसके बाद बात आता है कि ग्रेफाइट को और क्या कहते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बब्बू? ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड भी कहते हैं, या फिर प्लम बेगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लम बेगो कहा जाता है। ठीक है, पूछिए ग्रेफाइट को और क्या कहते हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लीड। ग्रेफाइट को और क्या कहते हैं? ब्लैक लीड कहते हैं, और प्लम बेगो, या फिर क्या कहा जाता है? प्लम बेगो कहा जाता है। ये तुम्हारा बेसिक होता है किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में ये 3-4 पॉइंट हर बच्चे को आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ग्रेफाइट क्या होता है? ये एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। ठीक है, ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, इसीलिए ग्रेफाइट को हम ग्रे सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पेंसिल लीड के अंदर पाया जाता है। जो तुम्हारा पेंसिल होता है उसका जो नीब होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है। अब पेंसिल का नीब कैसा कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, वास्तविक में जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है। इसके बाद जो तुम्हारा ग्रेफाइट का मास होता है, ग्रेफाइट का जो वेट होता है वो कम होता है किसके तुलना में? डायमंड की तुलना में। वही लिखें, ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। मतलब जो ग्रेफाइट होता है वो हल्का होता है किसके तुलना में? डायमंड की तुलना में। साथ ही साथ जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, डायमंड के जितना हार्ड रहने वाला नहीं है। हमें पता है डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आपका ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी इन टच होता है, मतलब छूने में बहुत चिकना महसूस होगा। ठीक है, कभी पेंसिल के लीड को छू करके देखिएगा, आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जो ग्रेफाइट होता है बहुत ही स्लिपरी नेचर का होता है। इसके अलावा जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है इससे होकर करंट जा सकता है, जबकि डायमंड से होकर करंट जाने वाला नहीं था पिछले केसेस में, आप लोग को पता है। जब भी हम ग्रेफाइट को बर्न करना शुरू करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है? केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्रेफाइट है वो किसका बना है? केवल और केवल कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना है ग्रेफाइट के ऊपर कि ग्रेफाइट को और क्या कहते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं। इसी को प्लम बेगो के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? इसके बाद बात आता है कि ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? अक्रेंस। इसके बाद क्या आता है? अक्रेंस। डायमंड का भी अक्रेंस आप लोग को पढ़ाना चाहिए था, हम भूल गए कि वो भी पढ़ाना। आगे कहीं नोट पॉइंट करके लिखवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आता है कि तुम्हारा ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले अपना प्यारा देश भारत, इंडिया में पाया जाता है। इंडिया का पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका। इससे मिलता जुलता एक और नाम होता है साइबेरिया। मिलता जुलता कैसे? दोनों एस से ही शुरू हो रहा है इसलिए। ठीक है, साइबेरिया हो गया। इसके अलावा तुम बात कर लो इटली, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, इटली। इसके बाद तुम बात कर लो और कहाँ पाया जा सकता है। इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, साइबेरिया हो गया, इटली हो गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ईटीसी कर लो। और भी बहुत सारी जगहों पे क्या होता है? पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो हमारा वर्ल्ड वाइड हो गया कि दुनिया में कहाँ कहाँ ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसका, कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाएगा? कई सारे स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहले बात कर लो उड़ीसा का। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद हमारा प्यारा राज्य बिहार। ठीक है, सॉरी, हम बिहार को ही खराब से लिख देते हैं ना। बिहार, बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, झारखंड। झारखंड से उधर सटे हुए कौन है? वेस्ट बंगाल। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? WB, पूरा लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। इतना हो गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा हो गया कर्नाटक, सॉरी, कर्नाटका। इसके बाद हो गया तुम्हारा तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई,
ETC। अगर पूछेगा वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, साइबेरिया होगा, इटली हो गया, यूएस हो गया, ये सारी जगहों पे आपका ग्रेफाइट पाया जाता है। पूछेगा कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा राज्य के अंदर, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सारे जगहों पे क्या होता है, ग्रेफाइट हमारा पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, जब तक हम थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा है, हो गया, मिटार दें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आपका डायमंड था और जो आपका ग्रेफाइट है, इन दोनों का प्रॉपर्टी इंटायरली एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या डायमंड का प्रॉपर्टी और ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, नहीं, डायमंड का प्रॉपर्टी और ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इंटायरली डिफरेंट होता है, कहने का मतलब हो गया काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, लिखते चलेंगे। बोथ हेलोट्रॉप both allotropes of carbon of carbon of carbon that is diamond as well as graphite have have entirely different property, entirely different property। जो तुम्हारा दोनों एलोट्रॉप होता है कार्बन का, उनमें जो प्रॉपर्टी होता है वो काफी एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। इंटायरली का मतलब होता है लगभग लगभग काफी अलग होते हैं। ठीक है, दोनों एलोट्रॉप में, कार्बन का 3 एलोट्रॉप होता है ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बक्की बॉल हो गया। यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, डायमंड का और ग्रेफाइट का। इन दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, पूरा पूरा रूप से क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे बात आता है कि कैसे अलग होता है, फील देते हैं। जैसे तुम बात कर लो डायमंड का, डायमंड से होकर कभी भी करंट पास करने वाला नहीं है, जबकि ग्रेफाइट से होकर करंट पास कर जाता है। तो कहीं ना कहीं डायमंड का जो प्रॉपर्टी और जो तुम्हारा ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी है, एक दूसरे से अलग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, एक्चुअली एक्चुअली वी नो दैट एक्चुअली वी नो दैट एक्चुअली वी नो दैट डायमंड इज द इज द इज द इज द bad conductor of electricity, while graphite is the good conductor of the electricity। यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जबकि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि बात सही है कि दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, इंटायरली डिफरेंट होता है। बाय दिस स्टेटमेंट by this statement we feel that yes, the property of diamond and graphite is entirely different, is entirely different। कैसा होता है, एक दूसरे से काफी अलग होता है। लेकिन बात आता है कि इंटायरली डिफरेंट आखिर होता क्यों है, वाई
अंत में लगा के पूछेगा इंटायरली डिफरेंट आखिर होता है क्यों, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी डायमंड का प्रॉपर्टी है और ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी है, या फिर आप कह सकते हैं कि डायमंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर ग्रेफाइट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे से डिफरेंट आखिर होता है क्यों? ड्यू टू डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। इनके अंदर जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसी कारण से दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। पूछेगा वाई, देखिएगा एक्चुअली गले में खराश हो गया भाई। एक्चुअली 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 there are difference there are difference in arrangement actually there are difference in arrangement actually there are difference in arrangement in the in the in the actually there are difference in arrangement of the carbon atom of the carbon atom inside the inside the inside the diamond and graphite so their properties their properties or physical properties or physical properties are entirely different are entirely different। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इतना पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा दोनों एलोट्रॉप है कार्बन का, कौन कौन, डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होता है, काफी भिन्न होता है। क्यों? एक फील देते हैं, एक एग्जांपल समझाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर के जाने नहीं देता है, मतलब बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जबकि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो अपने से होकर करंट को जाने देता है, मतलब गुड कंडक्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। मतलब जो तुम्हारा डायमंड है वो भी कार्बन का बना हुआ है लेकिन वो बैड कंडक्टर है। लेकिन जो तुम्हारा ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का बना हुआ है लेकिन वो कैसा है, गुड कंडक्टर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वास्तविक ये बात सही है कि दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, काफी ज्यादा अलग होता है। लेकिन बात आता है कि आखिर प्रॉपर्टी अलग होता है क्यों, दोनों तो कार्बन का ही बना हुआ है। तो एक्चुअली कार्बन का बना होने से मतलब नहीं है, इन दोनों के अंदर जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसी कारण से इन दोनों का प्रॉपर्टी भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तभी ना। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हो गया, चलो। हेडिंग लगाना चाहते लगा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। आगे स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायमंड का। आप तो पीछे वाले स्ट्रक्चर भूल गए होंगे। छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का, ज्यादा विशाल स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। डायमंड ऐसा ही तो होता था। फिर यहाँ से भी 3 कार्बन जुटा होगा ऐसे ऐसे करके। अब तक तो आप लोग को याद आ गया होगा ऐसे ऐसे करके। ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर होता था, डायमंड का स्ट्रक्चर होता था। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाइंट मॉलिक्यूल होता है। जाइंट मॉलिक्यूल होता है किसका, ऑफ कार्बन का। आप कह सकते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोई आपत्ति यहाँ तक है ना। बात कर लेते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर का। देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मजा आएगा। ऐसे होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर।
ऐसा होता है, 2 ही प्लेट बनाते हैं, ज़्यादा प्लेट नहीं बनाना है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रेफाइट का लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 1 है, या फिर कह सकते हैं पहला सीट है, सीट नंबर 1 है किसका, ग्रेफाइट का, ठीक है। जब इसका बात कर लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, लेयर नंबर 2 है, लेयर नंबर 2। इसके नीचे भी और होगा, लेयर नंबर 3 4 बहुत सारा होगा, या फिर कह सकते हैं ये तुम्हारा क्या है, सीट नंबर 2 है किसका, ग्रेफाइट का, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, कौन से फोर्स के द्वारा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से करके क्या लगता है, वो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ठीक है, ब्लू वाले इंक से बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से करें, क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बॉन्ड नहीं कर सकते हैं, बॉन्ड हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। इस तरह से क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ऐसे करके, ये क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। ये क्या लगता है दोनों के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरा लिख दें, चलो पूरा लिख देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स। कोई दिक्कत है, हाँ, तभी ना। ये जो तुम्हारा लेंथ होता है, यहाँ पर जो वांडर वाल फोर्स लगा है, यहाँ पे अगर लेंथ की बात करें तो वो कितना होता है, 3.40 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर इसका जो लेंथ होता है ना, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि दो लेयर के बीच का जो गैपिंग होता है, ये कह सकते हैं, वो कितना होता है, 3.40 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ, तभी ना। याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। सोचो कितना छोटा डिस्टेंस है, आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो, हम नहीं बताएंगे। 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाला अगर लेंथ की बात करें, दो कार्बन एटम के बीच का लेंथ की बात करें, ये कितना होता है तुम्हारा, 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। ये कितना होता है, 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सभी कॉर्नर पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। ये सभी के सभी कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत है, हाँ, तभी ना। यहाँ सब जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से, हम नहीं बना रहे सब जगह। किसी एक कार्बन को देखो, कोई सा भी कार्बन को देख लो, तुम्हारी मर्जी तुम इसको देखो, तुम्हारी मर्जी तुम इसको देखो, ठीक है। ये जो कार्बन एटम है, हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो 4 बॉन्ड तो बना ही सकता है। बेचारा बनाया है कितना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास अब भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। इस वाले कार्बन को देखो, इधर से 1 बॉन्ड बनाया है, इधर से 1 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड इधर से, मतलब इस वाले कार्बन के पास भी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। ये सब 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, इसके पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा काम करवा सकता है इससे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, each carbon atoms have 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 one free electron, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपने से होकर करंट को जाने देता है, ठीक है। विच इज, अरे यार, विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द करंट। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम के पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वी कैन ऑल्सो से दैट, we can also say that, we can also say that each and every carbon atom, every carbon atom, every carbon atom of graphite, of graphite have having having one mobile electron,
which perform random motion, रैंडम मोशन, जो कि क्या कर सकता है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर सकता है। हर एक कार्बन एटम के पास यहाँ पे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकता है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अपने स्व के करंट को जाने देता है। इसके बाद पूछिएगा कि जो आपका ग्रेफाइट होता है, इसके अंदर कार्बन का अरेंजमेंट कैसा होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज होता है। किस तरह से, हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज होता है। हेक्सागोनल का मतलब इसके पास 6 भुजा है, एक भुजा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, उसके बाद पांचवा ये वाला, छठा ये वाला। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कार्बन का अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, इनसाइड द ग्रेफाइट द कार्बन arranged in the hexagonal format। हेक्सागोनल फॉर्म में क्या होता है, अरेंज होता है। ध्यान रखिएगा, जब काफी सारा ग्रेफाइट का लेयर एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दिया जाता है, तब हमें क्या मिलता है, 3D स्ट्रक्चर मिलता है। किसका, ग्रेफाइट का। जब काफी सारा लेयर किसका, ग्रेफाइट का, एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 3D स्ट्रक्चर मिलता है। किसका, ग्रेफाइट का। when we arrange many layer or sheet of graphite over each other when we arrange many layer or sheet of graphite over each other, एक दूसरे के ऊपर, then we obtain the 3D structure of the graphite। जब हम ग्रेफाइट का लेयर एक के ऊपर एक सजाते चले जाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 3D स्ट्रक्चर मिलता है। किसका, ग्रेफाइट का। किसका बाबू, ग्रेफाइट का। ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, वो बहुत बहुत अलग होता है। किससे, ग्रेफाइट से। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। जो तुम्हारा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड is very different from graphite because, हम BC पूरा लिख देते हैं, हम BCZ भी लिखते हैं, काम हो जाता है मेरा बिकॉज का। बिकॉज डायमंड हैव network like a structure while graphite have layered structure। सारा इंफॉर्मेशन आप लोग के सामने लिख के रख दिया गया है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 3.40 एंगस्ट्रॉम होता है। दो कार्बन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम होगा, वो कितना होता है, लगभग 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला लेयर, तुम्हारा दूसरा लेयर, दोनों लेयर के बीच लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वान डेर वाल्स फोर्स कहा जा सकता है। तो दिक्कत है यहाँ तक, हर एक कार्बन एटम के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसी कारण से अपने स्व के करंट को जाने देता है। आप कह सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम के पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्रीली मूव कर सकता है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर सकता है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जब भी हम
ग्रेफाइट के काफी सारे लेयर को एक के ऊपर एक सजाते चले जाएंगे, काफी सारे लेयर को एक के ऊपर एक सजाते चले जाएंगे, किसका? ग्रेफाइट का। तब हमें क्या मिलेगा? 3D स्ट्रक्चर मिलेगा, किसका? ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा, इस तरह सजाते चले जाएंगे तो हमें 3D स्ट्रक्चर मिलेगा, किसका? ग्रेफाइट का। जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, वो बहुत बहुत अलग होता है, किससे? ग्रेफाइट से। क्योंकि जो तुम्हारा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क लाइक होता है, जबकि जो तुम्हारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।